नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के सिंह आपका इस शानदार सेशन में स्वागत करता हूं। हमर पीएससी जैसा मैंने बोला था कि पहले से कमिटेड है कि आपको क्वालिटी एजुकेशन देंगे। हम आज जो हम पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं एडीईओ का, आज आप जान पाएंगे कि एमसीक्यू सेशन कैसा किया जाता है और जो ये पेपर आज आप कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर जो कल एग्जाम हुआ है उसका आंसर है, क्वेश्चन है। और अगर आप हमारे वीडियो को पंचायती राज वाले सेक्शन पे भी जाकर देखेंगे तो आपको कई सारे क्वेश्चन लाइन से है, मैं दिखाऊंगा भी आपको। तो आज का सेशन आपके लिए बेहद खास है। आप लोग देखिए कि क्वेश्चन करते भी कैसे हैं। चलो ठीक है, आपने एक पेपर दे लिया, लेकिन आगे के लिए तैयार रहिए कि जो आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें भी इसी ट्रिक से क्वेश्चंस को करिएगा। कभी कभी ना आपको बड़ी साधारण से क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगने लगते हैं, वो कमजोरी आपकी दूर करूंगा मैं इसी पेपर के माध्यम से। पहली बात कि कल के पेपर के रियल आंसर आपको मिलेंगे। दूसरा, पेपर सॉल्व कैसे करना चाहिए था ये भी आपको पता लगेगा। तो चलिए, अब सवाल ये दिया गया है कि इन द गिवन लिस्ट टाइप ऑफ द आयरन ओर, आयरन ओर देखना है कि कौन कौन सा लौह अयस्क है। तो एक बात बताइए, जैसे आप पढ़ते रहते हैं कि बिटुमिनस कोयला, कहते हैं बहुत अच्छे प्रकार का कोयला होता है, इंडिया में खूब पाया जाता है। तो जो बिटुमिनस कोयला होता है दैट मीन्स क्या है, ये कोल है। तो ये कोल है, तो बी कहां पे है आप बताइए। बी जहां जहां होगा वो गलत होगा। तो डी, डी कहां पे है? अब डी एक यहां पे है और भी कहीं डी है नहीं, तो दैट मीन्स अभी ये गलत हुआ। लिग्नाइट क्या है दोस्तों? निम्न प्रकार का कोयला है। लिग्नाइट भी क्या है? कोल है। और ये कोल क्या है कि मतलब कि लोअर टाइप के निम्न कोयला माना जाता है। तो दैट मीन्स ई जहां होगा वो भी गलत होगा। अब देखिए ई यहां है और ई कहां है? यहां पर। तो दैट मीन्स अब देखिए ए भी गलत हो गया और डी भी गलत हो गया। अब बचा क्या आपके पास? तो दैट मीन्स बचा आपके पास यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास बचता क्या है दोस्तों? अगर आप देखें यहां पे तो बड़ी आसान भाषा में आपके पास सिर्फ क्या बचा है दोस्तों? सी बचा है। आपको एलिमिनेशन के साथ चलना होगा, तभी आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखता हूं मैं। कहते हैं यहां पे कि दाफला और मिश्मी, दीफू, डाफला, डाफला पहाड़, डाफला जो मतलब डाफला आप देखे होंगे कि पासेज भी है, दर्रा भी है, सब कहां पाए जाते हैं? अरुणाचल। और जब अरुणाचल में एक पकड़ लिए तो ओबियस सी बात है पंजाब, हिमालय, कुमायूं, आप देख रहे हैं कि इधर उत्तराखंड में कुमायूं इधर जाएंगे आप, और नेपाल जाएंगे तो नहीं। तो डाफला कहाँ? असम के ऊपर जो हिमालय हमारा जो ये बना है ऐसे, अगर आप देखें सॉल्व करते समय कुछ ऐसे, तो ये ऐसे हिमालय गया है। तो ये जो अरुणाचल वाला जो ऐसे करके जो ये हिमालय है, ये यहाँ पे मतलब कि यहां तक हिमालय का विस्तार है। तो यहाँ जो हिमालय का विस्तार है अगर आप देखें तो इस एरिया में दाफला कहाँ है? यहाँ पे है। तो दाफला ही देख लेते तो ओबियस सी बात है यही असम है, यहीं से असम हिमालय शुरू हो जाएगा। तो मिश्मी ना भी पता हो, वैसे आपको पता है कि दिस ट्राइब्स आर इन अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे है दोस्तों? ये अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में दोनों ही पाई जाती है, मिश्मी भी पाई जाती है, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कहां पहुंच गया इसका? अगर उत्तर आप देखें तो ये असम हिमालय इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन हो सकता है इट में भी पॉसिबिलिटी आपको लगे कि हाँ थोड़ा हम आसानी से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन वहां के लिए एक एक कीवर्ड ही आपको देखने, ये कीवर्ड बताएगा कितना बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन करेंगे। आगे देखिए, अगला कहता है कि अब देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, और क्वेश्चन क्या गजब का पूछा है। आपको पता है कि नीचे दिए गए अभिकथन, मतलब कि इसको मतलब एसर्शंस बोलते हैं, एस लिखा और कारण आर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला ये कहता है कि मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया। सवाल ये था दोस्तों कि जो मेगास्थनीज है, जो मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज, तो मेगास्थनीज ने एक किताब लिखा था इंडिका, ग्रीक लैंग्वेज में क्या लिखा है? इंडिका लिखा इन्होंने। और इंडिका में बहुत सारी बातें कही। पहली बात तो ये कहा, कुछ ऐसी भ्रामक बातें कही। पहली बात क्या कहा? एक वर्ड इसने कहा कि भारत में अकाल नहीं पड़ता, भारत में अकाल नहीं पड़ता, अकाल नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। जबकि आपसे बता देता हूं, सहगौरा और महास्थान दो एडिक्ट मिलते हैं मौर्य के टाइम में जो अकाल के सूचक हैं। तो इसका मतलब ये भी गलत बताया। दूसरा, चूंकि हम आज एमसीक्यू वही सॉल्व कर रहे हैं जो कल आया था,
तत्कालीन समय भारत में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आप बात करें दोस्तों तो चाणक्य ने, आप याद करिए, जो चाणक्य जिसे हम विष्णुगुप्त है, ये आपको पता है, इनको विष्णुगुप्त इनका मूल नाम था, विष्णुगुप्त। और जो विष्णुगुप्त हैं, आपसे बता देता हूं कि इन्हीं को कौटिल्य भी कहते थे। किस क्या कहते थे? कौटिल्य कहते थे। और ये जो कौटिल्य हैं दोस्तों, इन्होंने, आपको पता है, एक किताब लिखा था अर्थशास्त्र। क्या लिखा था? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र बुक किसका है? एक पॉलिटिकल बुक है दोस्तों। इसकी थीम क्या है? पॉलिटिकल है। ये एक राजनीतिक पर किताब है दोस्तों, जिसमें इन्होंने 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। कितने? 9 प्रकार के दास। 9 प्रकार के दास। अब कारण ये कहते हैं कि ये कब होगा, एस कब होगा? तो ये कहते हैं कि जब आर आर ट्रू एंड, मतलब ये, मतलब कि ट्रू है दोनों, बोथ आर ट्रू, मतलब कि असर्शन एंड रीजन दोनों ही सही हो, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो सवाल ये है कि जब ये गलत हो गया तो ये गलत। दूसरा, बोथ, मतलब ये एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बी, ये भी गलत हो गया क्योंकि यही नहीं। ये कहता है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो बिल्कुल उत्तर क्या हो जाएगा? सही। और जैसे ही एक सही हो गया तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? गलत। तो यहां पे जो राइट आंसर होगा आपके बीच में वो क्या होगा? सी। ठीक है, देखो, तो आपको ऐसे ही करना है। ये भी कहता है अकाल दास दास नहीं थे, तो ये एक अपने आप में भ्रामक बातें करते हैं मेगास्थनीज, जबकि दासों का प्रचलन था, दास बनाए जाते थे, युद्ध लड़ने जाते थे, सीधी सी बात थी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं मैं। कहते हैं कि गांधी जी के द्वारा, याद देखना, उत्तर देखना यहां पे, कि गांधी जी के द्वारा लॉर्ड इरविन को 11 सूत्री मांग प्रस्तुत की गई थी। आपको पता है कि 31 जनवरी के आसपास में 1931 में दो लोगों को, लॉर्ड इरविन हैं, जो लॉर्ड इरविन महोदय हैं, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, ब्रिटिश पीएम थे, आपको बता देता हूं, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनका नाम था रैमजे मैकडोनल्ड। क्या नाम था? रैमजे मैकडोनल्ड नाम था दोस्तों। इनके सामने मांगे प्रस्तुत की थी मैकडोनल्ड। और ये जो रैमजे मैकडोनल्ड थे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने कहा कि अगर आप हमारी 11 मांगे मान लें तो मैं, आई डोंट वांट टू स्टार्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं शुरू करना चाहता हूं, अगर ये बातें आप मान लेते हैं। नहीं मानेंगे तो आपके अगेंस्ट हम क्या शुरू कर देंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और वही कहलाएगा आने वाले टाइम में दांडी मार्च कहलाता। क्या कहलाता दोस्तों? दांडी मार्च कहलाता। तो इन्होंने 11 मांगे क्या क्या रखी थी, तो पहले आप तो इसका उत्तर जान लीजिए जो इंपॉर्टेंट है। नमक कर का उल्लंघन, बिल्कुल इन्होंने कहा था कि नमक कर की समाप्ति और नमक पर जो ब्रिटिश एकाधिकार है वो भी समाप्त कर दिया जाए। तो ए सही हो गया। जब ए सही हुआ तो दैट मीन्स, अब देखो ए यहां नहीं है, तो ये क्या हो गया? डी गलत। ऐसे इसी को मैं कहता हूं ना कि बिना तुक्का के सवाल सही नहीं होता, वैज्ञानिक तुक्का लगाने आने चाहिए। बाकी तो बहुतेरे लोग करते हैं और इंग्लिश में इसे एलिमिनेशन कर लेते हैं। दूसरा, राजनीतिक बंदियों की रिहाई। ये कहते थे कि 1920 में जो हमने असहयोग आंदोलन चलाया था, उस असहयोग के द्वारा आपने बहुतेरों लोगों की गिरफ्तार कर लिया था। कारण मैं था, वजह मैं था, गिरफ्तार आप निर्दोष को कर ले, उनको छोड़िए, आप पॉलिटिकल पर्सन है। तो दैट मींस बी भी सही हो गया। अब जब बी सही हो गया तो बी देखिए यहां भी है, अभी तक उत्तर नहीं मिला। सी कहते हैं कि रुपए और स्टर्लिंग के विनिमय दर, चेंज इन द एक्सचेंज रेट ऑफ रुपीज एंड स्टर्लिंग। बिल्कुल इन्होंने कहा था कि इसका जो एक्सटर्नल जो रेट हो वो, मतलब कि जैसे ये कहते हैं कि 4 रुपया और 1 मतलब स्टर्लिंग होना चाहिए, इस रेशियो पर लेकर लाइए, मतलब कि 1 स्टर्लिंग में कितने रुपए मिल जाए? 4। तो बिल्कुल सी भी किया था। और जब सी किया दोस्तों तो देख लीजिए, सीधी सी बात है, सी कहां दिखाई देता है? सिर्फ एक जगह। तो वैज्ञानिक तुक्का क्या कहता है दोस्तों कि इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। इस तरीके से आप जब उत्तर करेंगे तो सही होने के चांसेस क्या है? ज्यादा होंगे, गलत के कम। अब देखिए 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, और पंचवर्षीय योजना में कितना बढ़िया सवाल है। कहते हैं कि सेकेंड 5 ईयर प्लान, आपको देखिए जो पहला जो प्लान था, आपको पता है जो फर्स्ट प्लान था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, फर्स्ट जो 5 ईयर था, आपको पता है उसे क्या कहा गया था? हैरड डोमर मॉडल कहा गया था।
क्या कहा गया था, हैरेड डोमर मॉडल। और हैरेड डोमर मॉडल जो था उसे आप अगर देखें तो वो सिर्फ किस पे, कृषि विकास लक्ष्य था। क्या था, कृषि कृषि लक्ष्य था। दूसरा क्या था दोस्तों, पीसी महालनोबिस जो सेकंड था उसको क्या कहा गया था, पीसी महालनोबिस कहा गया था, पीसी महालनोबिस। और जो पीसी महालनोबिस था इसने कहा था, जो पहले में आपको पता है कि जो दूसरा पंचवर्षीय योजना था, मतलब एक तो 51 से 55-56 के बीच में, तो यहाँ पे हैवी इंडस्ट्री, किसकी बात किया था दोस्तों इन्होंने, हैवी इंडस्ट्री। और जब हैवी इंडस्ट्री इनकी प्रायोरिटी होगी, हैवी इंडस्ट्री मतलब भारी उद्योग, और जो भारी उद्योग लगाना था तो ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा कि भिलाई, राउरकेला, बोकारो, इन सब जगह जो बनाए गए थे ये दूसरे के तहत। अब आप आइए यहाँ पे देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, अब भारी उद्योग, देखिए उद्योग खनिज पर अधिक महत्व, तो द्वितीय पंचवर्षीय, तो अब जैसे आपके ये पर सेकंड आए, तो ये पर जैसे ही आए सेकंड, तो देखिए केवल ए में केवल एक दिखाई दे रहा है, कहां पे, सेकंड। अब आए या ना आए कोई एक पकड़ना था, लेकिन हम और बता देते हैं। आपको पता है कि इंदिरा जी ने 1971 में जब सत्ता में आई तो उन्होंने कहा गरीबी हटाओ का नारा दिया, तो उस समय का जो कार्यकाल है दोस्तों उसे पांचवी पंचवर्षीय योजना, तो दैट मीन्स बी का क्या हो गया, फर्स्ट। और देखिए बी का फर्स्ट भी कहीं, सॉरी हाँ, देखिए एक मिनट जल्दी, ए का क्या हो गया, मतलब कि ए का फोर्थ हो गया ये था, और बी का क्या हो गया, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना। तो दैट मीन्स ऐसे भी नहीं हो तो दो चेक कर लेना चाहिए, रियल उत्तर क्या हो गया, बी। क्यों, क्योंकि ए का ऑलरेडी क्या हो गया, फर्स्ट हो गया था। तो आपको इस कैटेगरी से जब करेंगे तब सवाल सही होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज्यादा। और बाकी तो इजिली है ही है। वैसे आप देख लीजिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का बात क्या था कि रैपिड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और मोर मतलब इंक्लूसिव। 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद प्रधानमंत्री जी ने रोलिंग प्लान दोबारा स्टार्ट कर दिया, पंचवर्षीय योजना 12वीं के बाद 13वीं आई ही नहीं। तो दैट मीन्स क्या हो गया दोस्तों, डी का ये हो गया। और 9वीं में कृषि और ग्रामीण विकास पर ध्यान दिया गया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं मैं, कि कहते हैं कि समस्त विश्व को ज्ञान विज्ञान की प्रमुख देन है, भारत ने समस्त विश्व को दिया, क्या दिया। पहली बात तो याद रखिएगा कि एक जो फर्स्ट जो इसका ये हुआ कि शून्य का प्रयोग। एक्चुअली आपको पता है कि आर्यभट्ट ने, आपको बता दूं कि आर्यभट्ट ने शून्य का सिद्धांत दिया था। किसका, शून्य का सिद्धांत। और शून्य के सिद्धांत के तहत क्या कहा था, शून्य का सिद्धांत दिया और इसमें कहा कि पृथ्वी अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, जो अर्थ है अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। दैट मीन्स पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है दोस्तों, धुरी पर घूमती है। तो शून्य का प्रयोग दिया। दूसरा दशमलव पद्धति, मतलब कि डेसिमल सिस्टम है। तो ये पोस्ट गुप्ता का समय है, कब का है दोस्तों, पोस्ट गुप्ता के टाइम में। और जो पोस्ट गुप्ता के टाइम की घटना है जहां पे आप क्लासिकल एरा पढ़ते हैं, तो वहां से सोचिए एक ही 2-3 सवाल आने थे लेकिन कहां से पूछ लिया गया। तो आप इसको नोट करके रख लेना, आने भी पूछे जाएंगे। तो दैट मीन्स ए और बी दोनों। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी। भाई उपयुक्त में से कोई नहीं तो यही समाप्त हो गया जब ए का प्रयोग हो गया। एलिमिनेशन, विदाउट एलिमिनेशन सवाल ना करना आप। आगे से अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं मैं। कहते हैं कि अब देखिए यहां पे कि निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार, देखिए यहां पे कितना बढ़िया सवाल है। ये कहते हैं कि निम्नलिखित प्रावधानों को संविधान में उनके क्रम के अनुसार सजाएं। क्रम, तो अब जैसे कहते हैं कि कारखानों में बालकों की नियुक्ति पर प्रतिबंध की बात करते हैं, तो किस में है, तो आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 24 फंडामेंटल राइट। मैं कहता हूं बार बार, फंडामेंटल राइट से सवाल पूछे जाने की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है और आएगी भी, ठीक है। दूसरा मानव का दुर्व्यापार तथा इसी प्रकार का और बलात्सम निषेध करता है आर्टिकल 23। और आपको पता है 23 और 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये सब सारे सवाल तो मैंने एमसीक्यू में करवा दिए हैं। 23 एंड 24 आर्टिकल इसमें पूछे गए हैं। और ये देखिए अस्पृश्यता का अंत की बात कर दी, तो अस्पृश्यता का अंत किसमें है, आर्टिकल 17, ठीक है। और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी,
आपको पता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, आर्टिकल 22। तो ये दो बातें इन्होंने कही। अब सजा लीजिए, आप देख लीजिए, अगर आप देखिए तो सबसे पहले क्या आ जाता है दोस्तों, आर्टिकल 17C। अब आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक पकड़ में आ गया, अब उत्तर डायरेक्ट कर सकते हैं आप। उत्तर क्या हो जाएगा, सी। और आप देख के सजा भी लीजिए बड़ी आसानी से। फिर 17 के बाद क्या आ जाएगा, 22, देखो डी, फिर कौन सा आ जाएगा, बी, फिर आ जाएगा। आपको इसी तरीके से करने थे। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट। कहते हैं कि 2013 में हाउ मैनी महारत्ना कंपनीज, महारत्ना कंपनीज कितने हैं दोस्तों, जिनको 5,000 करोड़ तक का निवेश का अधिकार होगा। और 2013 में, 2023 में कितनी है, 13। अब आप करंट अफेयर पढ़ते रहिए, झुंझुना हिलाइए, बताइए क्यों, क्योंकि आप आए 24 में पढ़े होंगे, 25 में आ गया 23, मतलब कि 23 का। तो करंट अफेयर का ये ऐसी दुल्हन है जिसको कंटिन्यूअस सजाना है आपको। जितना दुल्हन श्रृंगार करेगी उतना मस्त कर पाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आपकी इच्छा कितनी ज्यादा है सही करने की। जितना ज्यादा इच्छा उतनी ज्यादा, जितनी खूबसूरत दुल्हन उतना बेहतरीन आपका दिल लगेगा। यही वाली कहानी है यहाँ पे, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब कहते हैं कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को, इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इन केस ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट falling vacant before the expiration of term, election for the next person to be vice president shall be held। यदि उपराष्ट्रपति का पद कार्यकाल पूर्ण होने के पहले ही एक्सीडेंट हो जाए, मौत हो जाए, कुछ भी हो जाए, गिर जाए सीढ़ियों से, फिर अब वो कहे हम नहीं उठ पाएंगे और हम पद रिक्त कर दें, रिजाइन कर दें, त्यागपत्र दे दें, तो राष्ट्रपति के रूप में अगले व्यक्ति के लिए चुनाव हो जाना चाहिए। कितने समय में, यहाँ पे 6 महीने के भीतर वाला कॉन्सेप्ट गलत है। इनके लिए प्रोविजंस किया गया है एज सून एज पॉसिबल, यथाशीघ्र, जल्दी से कराएं। अगर यही राष्ट्रपति का बात होता है दोस्तों, राष्ट्रपति के मामले में, तो आपको बता देता हूं 6 मंथ में करवाना पड़ता। ये आर्टिकल क्या सा कहता है, 62 कहता है कि राष्ट्रपति के केस में आपको 6 माह के भीतर इलेक्शन करवाना है। और यहाँ पे आर्टिकल 67 ये बात कहता है। कौन कहता है, आर्टिकल 67 में ये डिफिनेशन दिया गया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं, नेक्स्ट। अब ये देखे कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेवा के लिए, सेवा के सर्विस सेक्टर। अब एक एक पढ़िए, यहाँ पे क्या कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान सबसे अधिक है। बिल्कुल, आज के समय में सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा। दूसरा, 14-15 में सर्विस सेक्टर की 10। अब देखो, मैं जानता हूं इसे मैं तुरंत बता दूं, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं हाउ टू टैकल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एग्जाम, कैसे टैकल करना है। तीसरा, मैं जानता हूं मैं बता सकता हूं, लेकिन नहीं, सेवा क्षेत्र भारत की आर्थिक समृद्धि का सबसे कमजोर वाहक है। यार, एक तरफ तो कहता है सबसे ज्यादा योगदान है और दूसरी तरफ कहता है क्या है, कमजोर है। तो कहते हैं कि वीकेस्ट नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइवर है ये। क्या है दोस्तों, ये स्ट्रॉन्गेस्ट ड्राइवर है। तो दैट मीन्स क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया गलत। अब जहां 3 होगा वो सब गलत है। 3 यहां भी और यहां भी। आप डेटा नहीं पता था, इट में भी पॉसिबिलिटी डेटा आपको ना आता, लेकिन ये तो आता है। अब ये सही 4 को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं रह गई। तो आपको उत्तर क्या करना होगा, सी। ऐसे चलना पड़ेगा आपको। दैट्स कॉल्ड द वैज्ञानिक तुक्का, एलिमिनेशन मेथड। तुक्के नाम से नफरत मत करिए, ये गलती करेंगे आप। अब देखिए, कहते हैं कि शिव के अवतार के रूप में प्रसिद्ध पशुपति महेश्वर के संप्रदाय शिव के अवतार कहे जाते थे। इसका उत्तर तो डायरेक्टली लकुलिश है, 1 लाइनर में बता दूं। भैरव कौन था, तो भैरव के बारे में कहा जाता है जो भगवान शिव थे, शिव के उग्र रूप है। ये शिव के क्या है, उग्र रूप है। भैरव जान ले लेते थे, अपने बाल खींच के निकाल दिया करते थे। जो गोरखनाथ पीठ है, आपको बता देता हूं, बेसिकली ये किससे संबंधित है, नाथ संप्रदाय से। किससे संबंधित है, नाथ संप्रदाय। अगर नहीं जानते हैं तो एक व्यक्ति की गूगल पे सर्च कर लेना, नेम्ड योगी आदित्यनाथ। इंडिया के सबसे चर्चित, सबसे पॉपुलर चीफ मिनिस्टर है
ये आपको पता होगा, वो नाथ संप्रदाय से आते हैं और नाथ संप्रदाय के ये व्यक्ति हैं, लीडर हैं मत्स्येंद्र। आपसे बता देता हूं, और एक बात याद रखना कि ये हठ योग से संबंधित है। किससे? हठ योग। तो आपको उत्तर तो वैसे पता है, मत्स्येंद्र इसके क्या है, एक बड़े क्या है, भक्त है, ये फाउंडर भी कहे जाते हैं इनके। आगे बढ़ता हूं मैं अगले सवाल की तरफ। आपको इसी तरीके से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना था। अब देखिए, भारत में दी गई भारत के प्रमुख पर्यावरणविद की पहचान करें, ठीक है ना। आरिफ अली। अब आरिफ अली, पहली बात तो बिल्कुल है ये, ठीक है ना, ये एनवायरमेंट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है दोस्तों, सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इससे जुड़े हुए हैं ये, डेवलपमेंट से। धारणीय विकास, सतत विकास। अनिल प्रकाश जोशी क्या है दोस्तों, यू नो दैट द इन्होंने हिमालयन एनवायरमेंट स्टडीज की फाउंडेशन की थी। हिमालयन, याद रखिएगा, इन्होंने हिमालयन हिमालयन एनवायरमेंटल 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 स्टडीज फाउंडेशन है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ये क्या है दोस्तों, ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट हैं। ये कौन है? ये ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट हैं। और जबकि क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत। तो जैसे आप एम की जगह आइए तो ये गलत, तो यहां भी और यहां भी गलत, दो खत्म। तब जो दो खत्म हो गया, तो दैट मीन्स के और एल। तो आप देख रहे हैं कि सही मायने में अगर विदेशी नाम काट देते आप तो ऐसे भी सही हो जाता। तो दैट मीन्स एल भी गलत, जे और के कहीं है क्या? बिल्कुल है। ये देख लीजिए, आप एकदम राइट तरीके से जा रहे हैं आप उत्तर। ऐसे ही जीएस को करना था एकदम स्मूथली यार, बिना किसी टेंशन के। दर्द आयोग को लेने दीजिए, दर्द आप अपने दोस्तों को लेने दीजिए, आपके सामने सीधा सीधा उत्तर दिख रहा था। तो दोस्तों कैसे हैं सभी। उम्मीद है कि कल का एग्जाम देने के बाद में आप सभी बेहतर महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों मुझे पता है कि काफी सारे अभ्यर्थी काफी लंबे समय से एडीओ की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों एग्जाम हो चुका है और एग्जाम हो जाने के बाद में उत्सुकता इस बात से पता चलती है, इस बात से देखी जा रही है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के कॉल मैसेज आ रहे हैं कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों हमर पीएससी की टीम की तरफ से एक छोटा सा प्रयास, और हम कल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। अलग अलग सेक्शन को अलग अलग टीचर जो है सॉल्व करते जा रहे हैं, जिसमें से छत्तीसगढ़ और ग्रामीण विकास से संबंधित जो भी फ्लैगशिप योजनाओं से संबंधित प्रश्न आए हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। मड़वा ताप विद्युत स्टेशन छत्तीसगढ़ के किस जिले में? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो पेपर है खासकर काफी मिले जुले स्वरूप का रहा है। इसमें बहुत इजी क्वेश्चन भी देखने के लिए मिले हैं और कुछ सेक्शन से काफी ज्यादा डीप में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन को यदि आप लोग पढ़ेंगे, मड़वा ताप विद्युत स्टेशन छत्तीसगढ़ के किस जिले पर स्थित है, तो ध्यान में रखिएगा इसको लगभग सभी लोगों ने सही किया होगा। इसका सही उत्तर है जांजगीर चांपा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में ग्रामीण एवं शहरी परिवारों का प्रतिशत। तो दोस्तों ये एक डिबेटिकल क्वेश्चन बन चुका है और इसकी पूरी संभावना है कि ये क्वेश्चन जो है डिलीट हो जाएगा। और उसके पीछे का तर्क ये है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, अब आपको सभी को पता है कि इस सर्वेक्षण में भी 2011 के सेंसस को ही 2011 के सेंसस को ही आधार माना गया है, और उसके अनुसार जो है राज्य की 27.76% जो जनसंख्या है वो शहरी इलाकों में रहती है। तो अगर ऑप्शन को देखा जाए तो कोई भी ऑप्शन जो है यहाँ पर मैच नहीं खा रहा है, तो ये जो क्वेश्चन है उसके डिलीट होने की पूरी संभावना यहाँ पर बनती है। क्लियर है? तो इसको स्टार मार्क करते हुए चलेंगे। तो देखिए, जिन भी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत भी दिक्कत है या जिसके डिलीट होने की संभावना है उसको हम लोग स्टार मार्क करते हुए चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो कार्यकारी प्रमुख राज्य सरकार की अगर मैं बात करूं तो किसको बोलते हैं हम लोग? राज्यपाल। वही अगर देश की बात करूं तो मैं, ध्यान में रखिएगा, कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर
ठीक है, बी जो है इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। कालक्रम की दृष्टि से बस्तर में हुए आदिवासी विद्रोह का सही क्रम क्या है? देखिए यहां से इस सेक्शन से अक्सर जो क्वेश्चन है वो पूछे आते हैं, ठीक, जिसमें लिंगागिरी विद्रोह बोला है, कोई विद्रोह बोला है, भोपालपट्टनम का विद्रोह बोला है, मेरिया विद्रोह बोला है और मोरिया विद्रोह बोला है। अब इसमें से सबसे देखो, कोई भी सा अगर आप लोग बुक फॉलो कर रहे होंगे तो सबसे पहले आप लोग 1795 का भोपालपट्टनम का संघर्ष पढ़ोगे, ठीक है, जिसमें जेपी ब्लंट को, ठीक है, इंद्रावती नदी पार करके जो भोपालपट्टनम है वहां पर आने से रोका गया था। तो अगर इसका ही यदि हम लोगों को ईयर याद होगा तो हम लोग सीधी सी बात है ऑप्शन क्या ले लेंगे, बी को सही ले लेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, ठीक है, भोपालपट्टनम का संघर्ष पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से सही है, ठीक है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार तो आर्थिक आंकड़े से क्वेश्चन एक एग्जाम में बनता ही है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार तो ध्यान में रखिएगा, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की भागीदारी 20.07%। तो अगर करंट प्राइस पर देखें तो ये बिल्कुल सही है कि 20.07% जो है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की भागीदारी। अब स्टेटमेंट बी को पढ़ते हैं कि वर्ष 2011 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी। अब बहुत सारे लोग जो हैं इसको इनकरेक्ट लेकर चल रहे हैं, लेकिन अगर आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को यदि ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें यह पूछा गया है कि वर्ष 2011-12 में सकल घरेलू राज्य उत्पाद स्थिर भाव में, मतलब पूछ किसका रहा है, 11-12 का पूछ रहा है, वो भी कौन से भाव में, स्थिर भाव में। इसको बहुत सारे लोग वर्तमान के स्थिर भाव को, ठीक है, ध्यान में रखते हुए आंसर मारे होंगे, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों, तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वर्ष 2011-12 में, ठीक है, और यदि 11-12 में बात करूं तो उस समय जीएसडीपी की हिस्सेदारी 18.10% ही थी। वही छत्तीसगढ़ में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी जो है वो कंटिन्यूअसली जो है वो बढ़ते ही जा रही है। तो अगर, ठीक है, इस हिसाब से देखा जाए तो सभी 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट इसके सही होंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वानिकी विभाग की प्रमुख योजनाएं, कार्यक्रम एवं उनका संबंध बताइए, जिसमें पहला लिखा हुआ है पर्यावरण वानिकी, बांस वनों का पुनरुद्धार, हरियर छत्तीसगढ़ रोपण, बिगड़े वनों का सुधार। जिसमें आप लोग अगर ऑप्शन में जाओगे या कॉलम 2 से यदि इसको मैच करोगे तो कई बार हम लोग ऑड वन आउट करते हुए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए जैसे बांस वनों का पुनरुद्धार की अगर बात करते हैं तो देखिए अब इसको पढ़िएगा, वन एवं वनोत्तर क्षेत्र में बिगड़े बांस वनों का सुधार, रायपुर, दुर्ग एवं कोरबा जिलों में। यदि इसको देखा जाए तो बांस वनों का जो पुनरुद्धार है, ठीक है, वो वन एवं वनोत्तर क्षेत्रों में बिगड़े बांस वनों को सुधार से संबंधित है। वही अगर हरिहर छत्तीसगढ़ रोपण की बात करूं तो ये जो है रायपुर, दुर्ग एवं कोरबा जिले में 392 हेक्टेयर में पौधे के रोपण का कार्य जो है किया जा रहा है। ठीक है, तो बी का एक होगा और सी का 2 होगा। चलिए देखते हैं, बी का 1, सी का 2। यहां पर भी देखोगे बी का 1 और सी का 2, तो मतलब दूसरे ऑप्शन में भी हम लोग को जाना पड़ेगा। अब आते हैं बिगड़े वनों का सुधार। तो बिगड़े वनों का सुधार, वन क्यों बिगड़े हुए हैं? ठीक है, क्योंकि जड़ें जो है काफी ज्यादा वहां पर सघन हो जाती है और इसी के कारण कम जड़ भंडार वाले रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण किया जाना, ठीक है, इसके अंतर्गत में आएगा। तो कहने का मतलब डी का ऑप्शन क्या होना चाहिए, 3, और इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन बी। ठीक है, तो कई बार जो है ना भाई उत्तर का सीक्वेंस को देखते हुए भी प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है, तो अगर इसमें थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो ये क्वेश्चन जो है इजी तरीके से सॉल्व हो जाता। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें से अगला क्वेश्चन है बस्तर जिले की 3 प्रमुख नदियां हैं। अब देखिए इसमें भी ऑप्शन देखकर हम लोग उत्तर मारते हुए चलेंगे, जिसमें आप लोग को यहाँ पर सीधा पता चल रहा है कि खारून जो है वो रायपुर में है, शंख भी जो नदी है वो बस्तर में नहीं बहती, और वही अगर मैं बात करूं कि मांड भी जो है वो मैनपाट से निकलती है। तो इसका सही उत्तर
अगर ऑप्शन को भी अगर यदि ध्यान से पढ़ते तो आप इसका सही उत्तर मान लेते। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इंद्रावती, मकरंद और नारंगी। चलिए अगला, अंग लगना मुहावरे का अर्थ। देखिए अब बहुत सारे लोग जो हैं, ठीक है, इसका उत्तर असर होना ले रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ी में हम लोग बोलते हैं अंग लगना, मतलब ठीक है जो भी भोजन हम लोग ले रहे हैं वो शरीर पर लगना, असर होना, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखना, अंग लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? गले लगना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना से संबंधित कौन सा लोक पर्व छत्तीसगढ़ में प्रचलित है? तो हलषष्ठी, या जिसको आप लोग बोलते हो कमर छठ, ठीक है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, लगभग लगभग सभी लोगों ने इसे सही किया होगा। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा, ठीक है, डिफिकल्ट रहा है। अब इसमें से भी हम लोगों को ऑड वन आउट वाला, ठीक है, ऑप्शन देखते हुए हम लोगों को इस प्रश्न को सॉल्व करना था, जिसमें आप सभी को पता है कि चंद्रादित्य ने बारसूर में काफी सारे चीजों का निर्माण करवाया, जिसमें चंद्रादित्य सरोवर हो गया, ठीक है, चंद्रादित्य मंदिर वगैरह हो गया, ये सब जो है ध्यान में रखिएगा, ठीक है, बारसूर में इसका नाम जो निर्माण कार्य जो है इनके द्वारा करवाया गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने को ये खोजना है कि ऑप्शन नंबर डी, मतलब प्रश्न ये डी जो है दो के साथ में कहां पे मैच हो रहा है। तो ध्यान में रखिएगा, दो ऐसे प्लेस है जहां से, ठीक है, ये मैच कर रहे हैं, और वही गोलकी मठ। अब ये गोलकी मठ ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यदि कलचुरी डायनेस्टी के बारे में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें एक राजा होते हैं युवराज देव, ठीक है, इनके सहयोग से ही त्रिपुरी नामक स्थान पर ध्यान में रखिएगा गोलकी मठ की स्थापना की गई, ठीक है, गोलकी मठ की स्थापना की गई। और कलचुरी में युवराज देव का जो है संबंध कहीं ना कहीं पाली से रहा है, और गोलकी मठ जो है भले ही एमपी में है, लेकिन कलचुरियों से संबंध होने के कारण छत्तीसगढ़ से भी इसका एक संबंध रहा है। तो गोलकी मठ की स्थापना की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका संबंध जो है रतनपुर राज्य से भी रहा है। तो कहने का मतलब ऑप्शन सी का, ठीक है, एक से यहां पर, ठीक है, मैच करेंगे, और इसका सही उत्तर फिर क्या लगा लेंगे? सीधी से सीधा हम लोग ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो देखो बाकी जो दो है वो आप लोगों के लिए हो सकता है नया हो, लेकिन यदि आप लोग काफी अच्छे से समग्र छत्तीसगढ़ भी पढ़े होंगे तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप लोग अच्छे से निकाल लेते। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कैलाश गुफा, कुटुमसर गुफा, सिंघनपुर की गुफा, जोगीमारा गुफा, ठीक है। अभी इसमें देखिए हम लोग कुटुमसर गुफा में पढ़ते हुए आए हैं कि वो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट की गुफा है, ठीक है, लेकिन शंकराई मछली, या जिसको हम लोग, ठीक है, अंधी मछली भी बोलते हैं, वो भी कुटुमसर गुफा में पाई जाती है, ठीक है। और कैलाश गुफा भी अगर बात करेंगे तो कैलाश गुफा भी कहां पर है? बस्तर में है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसके अनुसार भी देखिए ए और बी को हम लोग को सबसे पहले मैच करना चाहिए, ठीक है। तो अगर कुटुमसर गुफा को ऑप्शन दो के साथ में मैच करते हैं, मतलब बी का अगर दो लेते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा, ठीक है। कैलाश गुफा को फिर हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा? अंधी मछली। अंधी मछली तो दूसरी जगह कहीं पर भी नहीं पाई जाती, तो कहने का मतलब कुटुमसर गुफा में ही क्या पाई जा रही होगी? अंधी मछली पाई जा रही होगी। तो फिर इसका बी को किससे मैच करना है? 3 से मैच करना है, और यहाँ पे इन दोनों प्लेसेस पर बी जो है किससे मैच हो रहा है? 3 से। तो कैलाश गुफा फिर हम लोग क्या लेंगे कि वहां पर भी जो है स्टेलेग्माइट की आकृतियां जो है बनी हुई है। तो मतलब ए का क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, मतलब इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? अपना ऑप्शन ए। क्लियर है? तो कहने का मतलब ऑप्शन देखकर भी हम लोगों को, ठीक है, प्रश्न का सही उत्तर जो है मिल जाता है, लेकिन इसके लिए थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी हम लोग को होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नीचे दिए हुए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए, ठीक है। अब भेजी, कोतापल्ली, ठीक है, फोतकेल के जनजातीय लोग कुई कहे जाते हैं। अब ये भेजी, कोतापल्ली और फोतकेल ये बीजापुर में स्थित है। ये तीनों प्लेस जो है बीजापुर में स्थित है, और बीजापुर में, ठीक है, जो जनजाति है, कौन सी जनजाति? तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कोई जनजाति या कोई जनजाति है, ठीक है। ये इनकी जो भाषा है वो भी क्या है दोस्तों? कोई है। अगला
कारण जो है गोंड जनजाति की बोली को भी कुई कहा जाता है। ठीक है, तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कथन कारण का स्पष्टीकरण नहीं करता। क्लियर है? तो ऑप्शन क्या है? दोनों सही है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। तो ध्यान में रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर ये होना चाहिए। इनमें से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ की नहीं है? तो आपने पढ़ा होगा अगरिया, बैगा, कमारी, काफी इजी क्वेश्चन है। गुर्जर जनजाति जो है छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, दक्षिण कौशल का चाणक्य किसे कहा जाता है? अब देखिए, लगभग सभी लोगों के लिए प्रश्न जो है नया था। क्लियर है दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ में ऐसे प्रश्न जो है देखने के लिए मिलते ही। तो बहुत सारे सोर्सेस के अनुसार इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक क्षेत्र जैसे बोरई, बोरई कहाँ पे है? तो दुर्ग में है। मगरलोर, धमतरी, फ्रेजपुर, तो ध्यान में रखिएगा बस्तर, और बिरकोनी, महासमुंद। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ए का 2, ए का 2, बी का 3, ठीक है, सी का 4, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपालों को कालक्रम अनुसार लगाइए। अब इसमें अलग अलग राज्यपालों के नाम दिए गए हैं, और आप सभी को पता है कि पहले जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रहे हैं वो दिनेश नंदन सहाय जी रहे हैं। दूसरा आप लोग को पता होगा कि के एम सेठ जी रहे हैं, और तीसरे जो रहे हैं ESL नरसिम्हन जी रहे हैं। तो देख रहे होंगे कि इन तीनों में से केवल किनका नाम दिया है? ESL नरसिम्हन जी का नाम दिया। आप देखोगे कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में, ठीक है, ए से ही स्टार्ट किया हुआ है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अब भी कुछ समय पहले अनसुईया उइके जी राज्यपाल रही हैं, उनसे पहले आनंदी बेन पटेल जी राज्यपाल रहे हैं, और उससे पहले शेखर दत्त जी जो है राज्यपाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे उल्टे क्रम को भी आप लोगों को पता होगा ना, तो इसका सही उत्तर जो है आप लोग हिसाब लगा लोगे कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रवृत्तियों के आधार पर छत्तीसगढ़ साहित्य परंपरा को डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने कितने कालखंडों में विभाजित किया? ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, नरेंद्र देव वर्मा जी ने 5 कालखंडों में इसे विभाजित किया है। ठीक है, चलिए अब कथन और कारण यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोगों को पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। देखिए, कथन पहला बोला है कि शिवरी नारायण से प्राप्त शिलालेख में सती प्रथा का वर्णन। तो ध्यान में रखिएगा, शिवरी नारायण से प्राप्त शिलालेख में सती प्रथा का वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है ना? तो ध्यान में रखना है कि भैया यहाँ के शिलालेख में इसका कोई भी प्रमाण जो है नहीं मिलता। जबकि राजा उल्हड़ देव के साथ उनकी तीनों पत्नियां जो है सती हुई थी। ठीक है, तो कहने का मतलब कथन गलत है, लेकिन कारण क्या है? सही। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? डी सही उत्तर होना चाहिए। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। वादकों के क्रम राजा भूपदेव, विमलेंद्र मुखर्जी, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, राजा कमल नारायण सिंह के अनुसार उनके वाद्य यंत्रों का सही क्रम होगा। तो देखो सीधी सी बात है, अगर आप लोग राजाओं के बारे में जानते होगे, ठीक है, और रायगढ़ घराने के बारे में जानते होगे, तो उसमें भूपदेव सिंह जी का नाम जो है आपने कभी ना कभी सुना होगा। और ये राजा भूपदेव सिंह जो है, ध्यान में रखिएगा, ये काफी अच्छे तबला वादक थे। तो इन्होंने अलग अलग कला को आश्रय भी दिया था, और साथ ही साथ जो है, ठीक है, ये तबला के बहुत अच्छे वादक भी रहे हैं। तो यदि राजा भूपदेव की बात करें तो तबला, तो कहने का मतलब यदि इसके सही ऑप्शन की बात करें, वाद्य यंत्रों का सही क्रम की बात करें, तो इसमें से एक ही ऑप्शन जो है मैच खाता हुआ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले इन त्योहारों को चैत माह से प्रारंभ करते हुए बढ़ते क्रम में माह अनुसार लिखिए। जिसमें आप लोग देखे होंगे, ठीक है, कि चैत्र माह जिसे हिंदू नववर्ष के नाम से भी जानते हैं, कि शुक्ल पक्ष के नवमी को सबसे पहले आता है रामनवमी। ठीक है, फिर वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को अक्ति। ठीक है, फिर उसके बाद में रथ यात्रा, ठीक, फिर कजरी, फिर पोला। कहने का मतलब ये सभी जो क्रम है वो सही दिया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। क्लियर है? चलिए, तो ध्यान में रखिएगा चैत, उसके बाद में बैसाख, तो शुरुआत के अगर दो को ही देख लिया जाए तो इसका सही उत्तर क्या मिल जाएगा अपने को? ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लोकायुक्त छत्तीसगढ़ शासन, कुछ समय पहले ही चेंज हुए हैं, इंदर सिंह उबोवेजा जी। मुख्य सचिव अमिताभ जैन साहब। राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है अजय सिंह जी हैं। और महाधिवक्ता जो है प्रफुल्ल कुमार भरत जी हैं। तो मतलब 1, 2, 3 और 4 ये क्या है, करेक्ट है। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो ध्यान में रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा जो है 7 राज्यों की सीमाओं को ये क्या करती है, छूती है। ठीक है, चलिए। तो छत्तीसगढ़ की जलवायु है, आप लोगों को पता है कि पूरा भारत जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत में आता है और उसी में से एक राज्य अपना क्या है, छत्तीसगढ़। तो ध्यान में रखिएगा, छत्तीसगढ़ की जलवायु जो है वो क्या होगी, उष्ण होगी। ठीक है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित बजट भाषण में मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना हेतु तो कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो ध्यान में रखिएगा, मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना हेतु तो 500 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है, ठीक है, वित्त मंत्री ओपी चौधरी साहब जी द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राउत नाचा में बीच बीच में गाए जाने वाले दोहे होते हैं। देखो, राउत नाचा के समय में कृष्ण जी, जो कि राउत नाचा यादव समुदाय से संबंधित है, ठीक है, और वो जो है कृष्ण जी को अपने आराध्य मानते हैं। तो भक्ति से संबंधित भी दोहे दोहे होते हैं, नीति से संबंधित भी होते हैं और हास्य से संबंधित भी होते हैं। कहने का मतलब इसका, ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो ये तो था छत्तीसगढ़ से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अगले सेक्शन को हम लोग देखते हैं। अगला सेक्शन जो होगा ये आजीविका का पार्ट होगा। इसमें टोटल आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में। ये क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 55 तक हम लोग इसमें संभावित मॉडल आंसर यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें बारी बारी से सभी क्वेश्चन को देखते जाएंगे कि क्या आपका संभावित यहाँ पे क्वेश्चन मॉडल आंसर रहने वाला है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 41, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण दोनों में से सही विकल्प आपको चुनना है। अभिकथन ये बोल रहा है कि सामाजिक उद्यमिता को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देना। उसके बाद कारण इसका दिया है प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, इसमें आपको क्या करना है, तो अकाउंट खुलवाना है। और अकाउंट खुलवाओगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको ऋण, और ऋण जब मिलेगा तो यहाँ पे आपका क्या होगा, सामाजिक उद्यमिता को आपको बढ़ावा मिलेगा। तो इसके ऑप्शन पे भी एक नजर डाल लेते हैं। इसमें पहला ऑप्शन बोला गया है कि आपका जो अभिकथन है और कारण है दोनों सत्य हैं, और यहाँ पे कारण अभिकथन की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, मूल व्याख्या यहाँ पे कर रहा है। दूसरा ऑप्शन इसमें बोला गया है कि अभिकथन और कारण दोनों असत्य हैं, असत्य तो नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका डिलीट हो जाएगा। सत्य है लेकिन जो कारण है ये असत्य बोला गया है, तो कारण असत्य तो नहीं है, इसलिए ये वाला आंसर भी यहाँ पे नहीं होगा। असत्य है लेकिन यहाँ पे आपका अभिकथन असत्य है लेकिन कारण क्या है, आपका सत्य है, तो अभिकथन सही है, इसलिए ये वाला भी ऑप्शन यहाँ पे नेग्लेक्ट हो जाएगा। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, कौन सा, आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इसको लेने की संभावना यहाँ पे व्यापम द्वारा आंसर लेने की संभावना ज्यादा हो जाती है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है पशुपालन के विकास के कालक्रम को व्यवस्थित करना है। यहाँ पे एक लिस्ट प्रोवाइड किया गया है और इसमें बोला गया है कि पशुपालन का जो लिस्ट है इसको आपको कालक्रम के हिसाब से जमाना है। तो एकदम से नया यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, नया टाइप का ये क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे भेड़ बकरी पालन, ये हमें पहले देखने को मिलता है, और ये लास्ट में हम लोग को देखने में मिलेगा अल्पाका और लामा। ये कहाँ पे आपके, तो दक्षिण अमेरिका वाले हिस्से में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसको कालखंड के हिसाब से भी जमाएंगे तो ये लगभग आज से 11,000 वर्ष पूर्व। उसके बाद इसका जो कालखंड हो जाएगा ये 10 से लेकर के 8,000 वर्ष पूर्व, ये इस हिसाब से देखने को मिलता है। तो इसमें कालक्रम के हिसाब से जमाना है। पहले नंबर पे ए ऑप्शन आएगा। तो ये किसमें है आपके, तो चारों ऑप्शन में ये वाला जो आंसर है ये ज्यादा सटीक लगेगा, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, अल्पकालिक कृषि ऋण के लिए आवश्यक है। इसमें चारों ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन को डील करेंगे। मवेशियों की खरीद, तो जो मवेशी हम लोग खरीदते हैं ये आपके मध्यमकालिक या दीर्घकालिक में आता है। किसमें आता है, मध्यमकालिक या दीर्घकालिक में आता है। छोटे उपकरण की खरीद ये मध्यमकालिक ऋण के अंतर्गत आता है, और मशीनरी खरीद ये भी आपके दीर्घकालिक ऋण के अंतर्गत आता है। तो बचा क्या, तो बीजों का उत्पादन, बीजों का उत्पादन क्या है आपका अल्पकालिक ऋण में की श्रेणी में आता है। तो इसलिए आपके ज्यादातर जो आंसर लेने की संभावना है ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा कॉलम 1 को सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें सबसे पहले स्व सहायता समूह का नया समूह, ठीक है, स्व सहायता समूह का जो नया समूह है इसका उद्देश्य क्या था।
तो जो नया समूह बनाने का उद्देश्य ये था कि व्यापार वेंचर को बढ़ावा देना, व्यापार वेंचर को बढ़ावा देना। इस हिसाब से देखेंगे तो ए का 2 हो जाएगा और ए का 2 आपको केवल एक ऑप्शन में मिलेंगे, ऑप्शन नंबर बी, यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको देखना है तो बहुफसल जो कार्यक्रम है ये आपके कार्यक्रम है, इसलिए इसमें डेट दिया है 1967-68 के बीच में ये कार्यक्रम होता है। और ये सभी को पता है भारतीय कृषि का मानसून का जुआ किसने कहा था, तो नीति आयोग यानी कि योजना आयोग ने कहा था। और बैठकों की कार्यवाही लिखना ये क्या हो जाएगा, आपके सामुदायिक संगठन का कार्य हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो आंसर बनेगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग अपने आंसर को यहाँ पे मैच करते चलोगे, ये लाइवलीहुड वाला यहाँ पे पोर्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, नीचे दिए गए अभिकथन और जो इसका रीजन दिया गया है दोनों में से सही विकल्प हम लोग को चुनना है। अभिकथन ये बोलता है जब शिकार अनुत्पादक था, ठीक है, यहाँ पे अनुत्पादक था, उस समय पशुधन पालतूकरण आवश्यकता से प्रेरित था। ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा समझना है, जब शिकार क्या था, अनुत्पादक था, उस समय पशुधन पालतूकरण आवश्यक से प्रेरित था, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। एक घरेलू पशु की वांछनीय विशेषता है कि वह पशुपालक के लिए उपयोगी हो, बिल्कुल सही है। उसके साथ रहने में सक्षम हो, स्वतंत्र रूप से प्रजनन कर सके और पालन पोषण में आसान हो, ये बिल्कुल है। आपके जो पालतू पशु है उसके संबंध में ये बोला गया है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये जो कथन और कारण दोनों सही है और स्पष्ट यहाँ पे व्याख्या आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर लगाएंगे ये ऑप्शन नंबर ए आप लोग टिक लगा लेना। इसके बाद आपसे बोला गया है 2021-22 में 21-22 तक सहकारी समिति ने कुल संस्थागत कृषि ऋण का कितना % हिस्सा ऋण में दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे ये डाउटफुल है, तक बोला है यहाँ पे 21-22 तक, लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका 13%। कितना हो जाएगा आपका 13% यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, हरित क्रांति हेतु ICAR के वैज्ञानिकों ने किस गेहूं पर शोध किया, तो मैक्सिकन गेहूं जिसको हम लोग बोलते हैं आपका हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम, और इसके अंतर्गत बौने पौधों का विकास हुआ। ठीक है, बौने पौधों यानी कि बौने गेहूं को हमने यहाँ पे लाया। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका मैक्सिकन हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे व्यक्तिगत आजीविका की पहचान करें, इसको 2 तरीके से हमें समझना है। आजीविका एक मनुष्य के लिए क्या आवश्यक हो सकता है, तो अगर आवश्यकता पूछे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन भोजन पानी ये पहली प्राथमिकता होगी, लेकिन अगर उसका कार्य बोले तो यहाँ पे परिवहन बिजली दोनों आएगा। लेकिन इसमें आपको ये देखना है व्यक्ति की आजीविका की पहचान करना है, तो इसमें भोजन और पानी दोनों आएंगे। इस हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ई और एफ। यहाँ पे आप लोग क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर बी लगाओगे। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखते हैं ग्रामीण बैंकों पर कार्य समूह 1975, और जब भी 1975 ग्रामीण बैंकों पर कार्य समूह आएगा तो इसका संबंध किससे, आपके क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से है, तो ऑप्शन नंबर ए लगाओगे। इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्व सहायता समूह के सदस्यों को ऋण पुनर्भुगतान में देरी होने पर क्या होता है, तो दंड का प्रावधान है, लेकिन दंड वाला यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन मिलेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्याज दर बढ़ जाएगी। ठीक है, कम तो नहीं होगी, ब्याज दर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा अगर आप लोग देरी करोगे तो। इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसमें आपको कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है, और पहला ही ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था गरीबी उन्मूलन परियोजना। ठीक है, गरीबी उन्मूलन परियोजना पे यानी कि 1 का 2 और 1 का 2 आपको केवल एक ही ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। इस हिसाब से आप लोग मैच कर सकते हो। तो बी का क्या हो जाएगा, 1 मानव पूंजी हो जाएगा। उसके बाद सी का क्या हो जाएगा, तो सी का ये कीट और रोग महामारी, और डी का क्या हो जाएगा, तो सहकारिता यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन का संबंध आप सभी को पता है, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे पशुपालन के स्तंभ। पशुपालन के यहाँ पे पिलर को पूछा गया है, इसमें आपके उन्नत प्रजनन, संतुलित पोषण, उपभोग नियंत्रण और विकास कार्यक्रम। अब ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, या क्वेश्चन इनकम्प्लीट नहीं है, इसके ऑप्शन इनकम्प्लीट है। इसमें जो ऑप्शन बना है इसमें एक तो उन्नत प्रजनन भी आता है, संतुलित पोषण भी आपको यहाँ पे रखना है, उसके बाद यहाँ पे विकास कार्यक्रम भी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, उपभोग नियंत्रण यहाँ पे सटीक नहीं बैठता है। इस हिसाब से हमारा जो आंसर होना था ये क्या होना था, आपका ए, बी और डी होना था, लेकिन ए, बी और डी किसी में नहीं दिया गया है, तो आपके पास 2 ऑप्शन बन रहे हैं, ए और डी, और एक ऑप्शन बन रहा है ए और बी। अब इसमें से आपका जो सटीक आंसर यहाँ पे बनता है कौन सा, आपका ए और बी बनेगा, ऑप्शन नंबर बी आपको लगाना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे निम्नलिखित को स्थापना वर्षों के आधार पर क्रम में जमाना है। जिला उद्योग केंद्र, जब भी जिला उद्योग केंद्र आप लोग पढ़ोगे 1978 यहाँ पे नोट कर लेना। काम के बदले अनाज, ये जो कार्यक्रम लाया गया 2004, और खादी एवं ग्राम उद्योग ये आपके 1957। ठीक है, उसके बाद रोजगार आश्वासन योजना ये 1993, और यहाँ पे नई राष्ट्रीय कृषि विकास नीति ये सन 2000। तो इस हिसाब से कालक्रम में हम लोग जमा सकते हैं। सबसे पुराना हमें क्या मिलेगा, तो खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को पहले स्थान पे रखेंगे, और ऑप्शन नंबर सी पहले स्थान पे यही ऑप्शन में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, कुल उत्पादन तथा उपयोग के अंतर को क्या कहते हैं? कुल उत्पादन या आपके उपभोग दोनों के अंतर डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? तो कुल उत्पादन इसको बोलते हैं सरप्लस। जैसे कि मान लो एग्जांपल फॉर, जैसे मैं 100 क्विंटल गेहूं उत्पादन होता है, ये क्या होता है आपका उत्पादन, यानी कि प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पे जो डिफरेंस हम लोग को देखने को मिलेगा उपभोग। उपभोग मान लो मैं खाने के लिए इसमें 20 क्विंटल अपने लिए रख लेता हूँ, तो अब जो बचा इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास 80 क्विंटल अधिक यहाँ पे गेहूं उत्पादन हुआ है, और इसको मैं क्या बोलूंगा, सरप्लस। क्या बोलूंगा, सरप्लस। सरप्लस बोलूंगा इसलिए कि ये क्या कहलाएगा आपका आर्थिक अधिक्य कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आप लोग लगाओगे। तो यहाँ से आपके ये 55 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन यहाँ पे हमने देखे, ठीक है। यहाँ से 15 क्वेश्चन 51 से लेकर के 55 तक ये क्वेश्चन हमने देखे। इसके आगे टीम मेंबर आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। चलिए आगे बढ़ता हूं। देखिए क्या गजब की बात है, सवाल कितना बेहतरीन है। देखिए कहते हैं कि निम्न पंचायत व्यवस्था में कौन सा त्रिस्तरीय का भाग नहीं है। आपको पता है कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1992 में 1992 में जो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था दोस्तों। इसमें 3 स्तरीय पंचायती राज, ग्राम पंचायत की बात की, ग्राम पंचायत, और क्या बात किया था, ब्लॉक पंचायत, ब्लॉक पंचायत, या आप इसी को कह सकते हैं क्षेत्र पंचायत। कि क्या, क्षेत्र पंचायत। और आप छत्तीसगढ़ में इसे क्या कहते हैं, जनपद पंचायत। क्या कहते हैं, जनपद पंचायत। और तीसरा था क्या है, जिला पंचायत। जिला पंचायत। तो 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। तो दैट मीन्स क्या नहीं शामिल है दोस्तों, ग्राम सभा शामिल नहीं है। तो 3 स्तरों के, जिला, ग्राम और जनपद पंचायत। अगला, अब देखिए एक एक करके कहता है कि ये थोड़ा सा आपके लिए एक चैलेंजिंग सवाल था, अच्छा सवाल था। सवाल, ये पंचायती राज मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार हाँ जीपीडीपी तैयार करने एवं लागू करने निम्नलिखित चरणों को बताइए। देखो निम्नलिखित चरणों को बताइए। कहता है कि पंचायत डेवलपमेंट प्लान, मतलब कि पंचायत विकास योजना। अब देखिए जीपीडीपी लिख दिया, तो जीपीडीपी लिखने के साथ आपका कंफ्यूज हो गए हिंदी में। इसका जो हिंदी मीडियम के प्योर होंगे उनके लिए मामला गड़बड़ है। तो जीपीडीपी प्लान के लिए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, कोई भी व्यक्ति करेगा तो सबसे पहले आपको एक समिति बनानी पड़ेगी। सबसे पहला काम क्या है, समिति बनाना। जब तक कोई समिति नहीं बनाएंगे तो निर्धारित नहीं कर पाएंगे टूल्स उनके। तो पहले जैसे आप देखते डी, तो डी आए यहां पे सबसे पहले, तो ओबियस सी बात है ये गलत और सी गलत। मतलब अब आप तुक्का भी लगाएं तब भी सही हो जाएगा। अब जैसे ही समिति बनेगी तो समिति का अगला काम क्या होगा दोस्तों, ग्राम पंचायत द्वारा स्थिति का विश्लेषण और संसाधन का मानचित्रण करना। तो दैट मीन्स अगला सिस्टम क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। और जैसे ही बी पर आए, बी यहां नहीं है, अब नहीं, बी दूसरे पर नहीं है, तीसरे पर है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, डी। अब आप पढ़ें या ना पढ़ें, सारा क्रम लग जाएगा इसी हिसाब से। अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट। अब कहते हैं कि अनुच्छेद 40, देखिए आर्टिकल 40, तो जो आर्टिकल 40 है, आर्टिकल 40 के बारे में, वैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत मतलब है कि विलेज पंचायत, तो डीपी पंचायत किसमें भाग था, डीपीएसपी के आर्टिकल 40 है। तो ये बताया भी मैंने आर्टिकल 40, तो ये कहां पे आ गया, ये आप देख लीजिए। तो ये हुआ, और जैसे ही ये हो गया तो आप देखिए थर्ड का ए, तो अब ए का क्या हो गया, थर्ड। अब आप कोई भी ना देखिए, आप कुछ देखने की आवश्यकता है, एकदम वन लाइनर। अब इसको लल्लन टॉप क्वेश्चन था, केवल क्वेश्चन चूमने के लिए है, बाकी कोई मतलब ही नहीं है इसका। अब कुछ मत पढ़िए आप, वैसे मैं बता देता हूं आपको। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट के आधार पर आया था। आपको पता है कि 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी गठित की गई थी, और जो पंचायत इन्होंने लागू किया था, इन्हीं के आधार पर त्रिस्तरीय समिति 243 अनुच्छेद में है, मतलब इसको विकेंद्रीकरण का दर्जा प्रदान किया गया दोस्तों। और 11वीं अनुसूची में पंचायत, जिसमें 29 कार्य, कितने हैं दोस्तों, 29 कार्य को शामिल किया गया था, ठीक है, यही है।
11वीं अनुसूची कितना है, 11 शेड्यूल जोड़ा गया था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम से। अगला सवाल कहते हैं कि सामान्य प्रशासन, अरे कुछ नहीं करना था यार, कुछ सोचना ही नहीं था इसमें, केवल कीवर्ड पकड़िए, स्वास्थ्य स्वास्थ्य, प्रशासन प्रशासन, कुछ करना ही नहीं है, विकास विकास, क्या करना था आपको बताओ तो, इतना इतना बेहतरीन और क्या दे दे आयोग आपसे, और क्या उम्मीद करते हैं। तो आप देख लो ना, डी का क्या है सेकंड, और डी का सेकंड कहीं होगा। अगर देखिए फर्स्ट सी, हाँ तो देखिए ये विकास, देखिए विकास प्रशासन फर्स्ट का सी, तो फर्स्ट का सी देखिए यहां पे है, सेकंड का डी, और हमने कहा कि देखिए स्वास्थ्य स्वास्थ्य, हमने कहा कीवर्ड पकड़ना था, स्वास्थ्य का डी, थर्ड देखिए थर्ड है ना, और थर्ड का ए सामान्य प्रशासन प्रशासन, सबका मैच कर रहा है, तो दैट मीन्स उत्तर क्या हो गया दोस्तों, ए। केवल टूल्स पकड़ने थे, कीवर्ड्स पे सवाल हो जाते। अगला देखिए कहता 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का। कब से, जब पंचायत की पहली बैठक हो। ये आपके एमसीक्यू सेशन में सब करवाया है मैंने, आपके एमसीक्यू सेशन में हमने सब करवाया है बड़ी आसानी से। फ्रॉम फर्स्ट मीटिंग, आपके छत्तीसगढ़ में सम्मेलन लिखते हैं, सम्मेलन लिखो सम्मेलन लिखो, मीटिंग लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अगला पंचायती राज में कौन सा स्तर सही है। अब देखिए सबसे ग्राउंड पे क्या है, ऐसे ही तो है, गांव गांव पहले, सबसे पहले क्या हो जाएगा, ग्राम सभा, तो जब से सब ग्राम सभा, सुनिए ग्राम सभा, फिर ग्राम पंचायत, मतलब ग्राम पंचायत, फिर जनपद, फिर जिला। तो अब इन्होंने क्या कहा कि उच्च से निम्न, तो सबसे ऊपर क्या हो गया, जिला पंचायत, कुछ करना ही नहीं था, तो ए यहां पे हो गया उच्च मतलब जिला, जिला के सब नीचे नीचे, तो ये गया काम। उसके नीचे, जिला के नीचे क्या हो जाता है, ब्लॉक, तो ब्लॉक लेवल पर क्या है दोस्तों, सी। अब जैसे सी आ गया, देखो एकदम आसान सवाल, सवाल आसान है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके आप हमें बताया करिए एकदम से। अब इट में भी पॉसिबिलिटी, आपको इस समय बड़े आसान लग रहे हो, उस समय डिफिकल्ट लग रहे हो, ठीक है। अगले सवाल की तरफ, सवाल यह है कि ग्राम सभा सरपंच को चुनती है, नंबर दो, हाँ नंबर 1, ग्राम सभा सरपंच को निष्कासित कर सकती है, नंबर 2, क्योंकि ग्राम सभा सरपंच को चुनती है, बिल्कुल वो निष्कासित कैसे करेगी, अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देगी, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देगी, ये हटा देगी इनको अविश्वास प्रस्ताव पारित करके। और दूसरा, क्योंकि सरपंच चुनती है तो ग्राम सभा इनको चुनती है, तो ऑब्वियस सी बात है हटा भी सकती है, क्योंकि सरपंच को निष्कासित कर करके चुनती है, तो बड़े आसानी से है, आपको बड़े आसान शब्दों में देख लीजिए, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा, ए। दूसरा, अगला, निम्नलिखित कथनों में से जनपद पंचायत के संबंध में कौन सा कथन सही है। नंबर 1, जनपद पंचायत के बारे में, जनपद पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती है। हमने क्या कहा था, जनपद मतलब कि जो पंचायती राज जो व्यवस्था है, इसको ऐसे समझिए, पंचायती राज व्यवस्था, और जो पंचायती राज व्यवस्था है प्यारे दोस्तों, हमने कहा था सबसे नीचे स्तर पर क्या है, ग्राम पंचायत, ठीक है ना। उससे ग्राम पंचायत के बाद अगला स्तर क्या हो गया दोस्तों, अगला स्तर क्या है, जनपद पंचायत, और तीसरा स्तर क्या हो गया, जिला पंचायत। तो क्या ये मध्यवर्ती नहीं है, तो दैट मीन्स क्या है, जनपद पंचायत 3 स्तरीय व्यवस्था का कौन सा है दोस्तों, मध्यवर्ती, ओबियस सी बात है। ये देखिए ये व्यवस्था हुआ, तो उत्तर क्या हो गया, ए। लेकिन अब इसमें कई सारे लोग इसे कंफ्यूजन मानते हैं, जो कंफ्यूजन ना मानिए, ये काम है इनके, ये जनपद पंचायत के कार्य दिए गए हैं, वो कार्य नहीं पूछ रहा सवाल में, ही डोंट वांट द आंसर अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, वो कार्य के अनुसार उत्तर नहीं मांग रहा, ठीक है ना। चलिए आगे, ग्राम सभा के कार्य क्या 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 हैं, पहले ये तो देख लीजिए। तो जो ग्राम सभा के कार्य हैं, बड़ी आसान भाषा में इसको पहले देखिए, फंक्शन,
कि पहली बात तो यह है कि ग्राम सभा, हाँ, ग्राम सभा गांव में योजनाओं का अनुमोदन करती है, जो भी प्लानिंग आएगी, प्लान्स उनका अनुमोदन करेगी। तो एक सही हो गया, तो एक सही, तो ये गलत। आप देख रहे हैं क्यों, एक यहां भी। दूसरा, जिला पंचायत के सदस्यों को चुनना, अरे ग्राम सभा का कार्य थोड़ी है कि जिला पंचायत के सदस्य को चुनेगी, वो तो क्या है, वयस्क मताधिकार के आधार पे जनता चुनेगी, निर्वाचक नामावली में जो लोग होंगे सीधे चुने जाएंगे। तो ये सेकंड गलत। अब जहां जहां सेकंड होगा वो गलत हो जाएगा। अब देखो ये भी गलत, ठीक है। अब तीसरा, ग्राम पंचायतों के कार्यों की समीक्षा करना, बिल्कुल ग्राम सभा चुनती है, ओबियस सी बात है। तो ग्राम सभा पंचायत काम को क्या करेगी, ग्राम सभा कौन होते हैं, ग्राम सभा में क्या है कि जो निर्वाचक नामावली में शामिल हैं लोग, निर्वाचक नामावली मतलब कि जो वोटर लिस्ट में शामिल लोग हैं वो कौन कहलाते हैं, ग्राम सभा। तो ओबियस सी बात है, जब तीसरा सही हो गया तो अब बचा ही क्या आपके पास, चौथा। ऑटोमेटिक सही होगा, कुछ करिए या ना करिए। तो आपको इस बिहाफ पे क्वेश्चन को करना था। अगला देखता हूं, नेक्स्ट। कहते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा का मुख्य, कहते कि सारे ग्राम सभा से ही सवाल पूछ लिए, ग्राम सभा का मुख्य कार्य क्या है, सरपंच की सीधे नियुक्ति करना। अरे भाई कि कार्य कौन सा है, ये थोड़े ना है कि प्रमुख कार्य की सरपंच की सीधे नियुक्ति नहीं करती, सरपंच की नियुक्ति नहीं, सरपंच का चुनाव होता है। तो ये क्या हो गया, गलत। दूसरा, ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट और योजनाओं का मंजूरी। और तीसरा क्या, अब देखो अभी उत्तर यही है, बी, क्या राज्य स्तरीय, अरे सरकार के कार्य को करना, इनके संग्रह करना, ये थोड़े ना इनके काम में है। और विधानसभा के लिए चुनाव करना इनका काम थोड़ी ना है, किसका, ग्राम सभा का। भाई ग्राम सभा का भी देखिए, जिला पंचायत वाला भी नहीं था, ये भी नहीं है। और भारत राज्य मतलब छत्तीसगढ़ सरकार के लिए टैक्स इकट्ठा करेंगे, नहीं। तो उत्तर क्या हो गया आपके बीच में, बी। उत्तर क्या हो गया, बी। इस तरीके से आपको करना था। अगला देखिए, कहते हैं कि यदि एक पंचायत को भंग किया जाता है तो चुनाव प्रक्रिया कितने दिनों में संपन्न कर लिए जाते हैं। ओबियस सी बात है, विघटन की तारीख जब से हो जाएगा दोस्त, तो पंचायती राज अधिनियम कहता है कि 6 माह के भीतर चुनाव, 6 माह के भीतर इन्हीं की नहीं, पंचायत, जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, अब इसकी बात कर लो आप, विधायक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, किसी का भी, प्रेसिडेंट, इन सब के तारीख चुने हुए व्यक्तियों के 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए, उपचुनाव जिसे आप कहते हैं। ठीक है। अगला, सरपंच अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है दोस्तों, तो ओबियस सी बात है, डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफ पंचायत। ठीक है। वैसे आपको बता देता हूं, एक पोस्ट होता है डीपीआरओ, इसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर। तो यही है पंचायत समिति। तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज में ये उत्तर है। ठीक है। आगे बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ। मनरेगा, अब मनरेगा से संबंधित है। कहते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा पंचायत के क्षेत्र के तहत प्रमुख योजना है, जो परिवारों को 100 दिन के मंजूरी, आपको पता नहीं कि ग्राम प्रधान नरेगा में लोगों को लगाता है, तो पंचायत के तहत होना कितने दिनों के लिए, 100 दिनों के लिए। तो दैट मीन्स एसर्शन, कथन इसका सही है। दूसरा, मनरेगा का उद्देश्य ऐसे काम करने के इच्छुक वयस्कों को जो अकुशल मैनुअल का काम करते हैं, जो स्किल्ड नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, काम प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका की सुरक्षा। तो उनको क्या प्रदान करता है, एम्प्लॉयमेंट। तो ओबियस सी बात है, मतलब कि नरेगा क्या है कि 100 दिनों की मजदूरी देता है पंचायत के तहत, और ऐसे लोगों को जो इच्छुक मैनुअल प्रदान करके उनकी आजीविका सुरक्षित करता है। तो ये कथन भी हो गया कारण, क्योंकि ये काम करता है, उनको आजीविका के अवसर मुहैया करवाता है। तो ये सही, ये और आर दोनों सत्य है और स्पष्टीकरण भी है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, डी। ठीक है। अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट। अब कहते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था किस पद हेतु सीधा चुनाव होता है। अरे सीधा चुनाव पंचायत में कौन करता है, सरपंच का किया जाता है। वैसे डाउटेड है, डाउट है, पहले बात बता रहा हूं, ये सवाल के लिए कई सारी बातें, क्योंकि जिला पंचायत के सदस्यों का भी डायरेक्ट होता है,
बट अगर नियरेस्ट आंसर देखेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, डी। अगले सवाल की तरफ, नेक्स्ट, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया जाता है? अभी बताया, पहले ही बताया है आपको, उस दिन पेपर में देखिए। तो कब लागू किया गया था? 24 अप्रैल को। कब लागू किया गया? 24 अप्रैल 1993। अभी भी बताया था, पहले सवाल में ही बता दिया था ये। ठीक है, ये था आपके बीच में सवाल यहां तक। तो ये जो जितने सारे एडीओ के जो सवाल थे वो आपके ऐसे करने थे। आप इस सेशन को चारों तरफ शेयर कर दीजिए, और अप्रोप्रिएट और रियल आंसर हमर पीएससी प्रोवाइड करता है, कमिटेड भी है। आप संस्था विजिट कर सकते हैं और इसके बारे में इंक्वायरी भी कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, जिसमें पूछा है पहला नाबार्ड के बारे में। ठीक है, तो नाबार्ड, दूसरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तीसरा जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, और चौथा जो है राज्य सहकारी बैंक। अब चलिए ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो राज्य स्तर पर संचालित एक शीर्ष वित्तीय संस्था, तो अगर राज्य स्तर पर संचालित एक शीर्ष वित्तीय संस्था की बात करूं तो वो क्या होगा? राज्य सहकारी बैंक होगा। वही प्राथमिक कृषि सहकारी समिति को साख उपलब्ध करवाने का काम जो है वो किसका होता है? जिला केंद्रीय सहकारी बैंक का। विभिन्न वित्तीय संस्थानों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराने का काम जो होता है नाबार्ड का होता है। मतलब ए का 3 होगा, ठीक है, अब बी का जो है 4 होगा, सी का जो है ध्यान में रखना दोस्तों 2 होगा, और डी का 1 होगा। मतलब 3 4 2 1 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट आते हैं, पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के कार्यान्वयन हेतु। देखो, अगर केंद्र स्तर की बात करें तो इसके जो प्रमुख होते हैं वो पीएम होते हैं, और राज्य स्तर की बात करें तो इसके प्रमुख कौन होते हैं? सीएम होते हैं। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा मुख्यमंत्री। नेक्स्ट आते हैं, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन कब किया गया? इसका सही उत्तर होगा सितंबर 2013। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन जो है वो सितंबर 2013 में किया गया है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, इसमें सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, महतारी वंदन योजना या वंदन महतारी योजना, दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक योजना, और श्री धन्वंतरी जेनेरिक औषधि स्टोर योजना। अब दोस्तों यदि थोड़ा सा भी आप लोग ना इसको मतलब कॉमन सेंस लगाए होंगे तो आप लोग को पता है कि जो उज्ज्वला योजना है वो जब 2014 में फर्स्ट टाइम, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इलेक्ट होकर आए थे, तो उस समय ये योजना जो है सबसे पहले लाई गई। तो अगर यही अगर ध्यान में रहेगा तो आप लोगों को ध्यान में रखेगा। अच्छा, महतारी वंदन योजना ये रिसेंट में कुछ समय पहले की ही बात है, ये जो अभी की जो गवर्नमेंट जो है, ठीक है, वो चुन कर आई है, उसके बाद में ये योजना जो है लगाई गई है। तो अगर ये दोनों ऑप्शन भी आप लोग को सही पता होता तो आप लोग इसका सही उत्तर ऐसे ही मार देते, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। पंचायतों की अंकेक्षण व्यवस्था किस प्रकार की जाती है? तो ध्यान में रखिएगा, इनका जो अंकेक्षण है, ठीक है, एक स्वतंत्र ऑडिट दल भी करता है, इसका भी प्रावधान है, और आंतरिक अंकेक्षण जो है पंचायत संचालनालय द्वारा भी किया जाता है। मतलब इसका सही उत्तर उपरोक्त दोनों होना चाहिए। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सतत विकास का उद्देश्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्ड को उनके नाम से मिलाइए। ठीक है, उद्देश्य क्रमांक 5, उद्देश्य क्रमांक 6, उद्देश्य क्रमांक 7 और उद्देश्य क्रमांक 8। अब देखिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन रहा है, ठीक है, लेकिन अगर उद्देश्य देखा जाए, ठीक है, तो लैंगिक समानता, सस्ती व प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, उत्कृष्ट कार्य एवं आर्थिक वृद्धि। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा तो ऑप्शन ए का 1, ऑप्शन बी का 2, ऑप्शन सी का 3 और ऑप्शन डी का 4। तो 1 2 3 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 76 का क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अगला प्रश्न, ठीक है, कथन और कारण। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के अनुसार राज्य सूचना आयोग जन सूचना अधिकारी पर निर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं देने की स्थिति में शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व उन्हें सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा। तो भैया ये आप लोगों को पता है कि सूचना के अधिकार के नियम के तहत जो है नागरिकों को काफी सारी जो है, ठीक है, अधिकार
दिए गए हैं, काफी सारी सुरक्षा उन्हें दी गई, जिसके तहत यदि तय सीमा पर, ठीक है, पत्र का जवाब ना मिलने पर या चाही गई सूचना ना मिलने पर या उसका जवाब ना मिलने पर, ठीक है, इनके ऊपर में कार्यवाही होती है। लेकिन उसका कारण, भाई कार्रवाई करने से पहले कारण जानना क्या है, जरूरी है, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये क्या होगा, सही होगा। सूचना का अधिकार अधिनियम एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, तो बिल्कुल जो है, ठीक है, न्याय तो लोगों के साथ में होना चाहिए, चाहे गई सूचना जो है उनको मिलना चाहिए, तो दोनों सही है। भले ही यहाँ पर ये दोनों सही है, ठीक है, लेकिन कथन और कारण दोनों क्या है, अलग अलग अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, मतलब ए और आर दोनों सही है, किंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता। अच्छा, अगेन जो है सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जन सूचना अधिकारी निम्न में से किस द्वारा अभिहित किया जाता है? अकॉर्डिंग टू द RTI Act 2005, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इज डेजिग्नेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जन सूचना अधिकारी निम्न में से किस द्वारा अभिहित किया जाता है, तो ध्यान में रखिएगा, लोक प्राधिकारी या पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की किस धारा में सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान रखा गया है? ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी की बात यहाँ पर की जा रही है और इसकी धारा 17 के अनुसार सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान रखा गया है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनना है। ठीक है, फिर से कथन और कारण है, और कथन और कारण वाले क्वेश्चन जो है ना हम लोगों को काफी ज्यादा जो है इस एग्जाम में देखने को मिले। तो ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? स्वरोजगार प्रशिक्षण की बात हो रही है। संस्थान के अंतर्गत कृषि प्रोग्राम, प्रोडक्ट प्रोग्राम, प्रोसेस प्रोग्राम, जनरल प्रोग्राम तथा अन्य प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल सही है, ये सारे प्रोग्राम जो है चलाए जा रहे हैं। ग्रामीण युवाओं में कौशल उन्नयन एवं उनका स्वरोजगार हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, उद्देश्य यही है, कारण भी यही है, तो कहने का मतलब इसका सही उत्तर भी क्या होगा, ए और आर दोनों सत्य है और इसका सही स्पष्टीकरण भी करता है। नाबार्ड का कार्य क्या है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि नाबार्ड जो है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को, ऐसे वित्तीय संस्थानों को, ठीक है, पैसे प्रोवाइड करता है जो ग्रामीण विकास और कृषि से संबंधित ऋण उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, ऐसे संस्थान को ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? ऋण प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर है? ये पुनर्वित्त जो है, ठीक है, वो भी प्रोवाइड करते हैं, जिसको रीफाइनेंस बोलते हैं। डेवलपमेंट से संबंधित भी ऋण जो है प्रोवाइड करते हैं और इनका कार्य पर्यवेक्षण का भी है। तो ध्यान में रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, रिपीटेड क्वेश्चन, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना जो है, ध्यान में रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य के साथ में 26 सितंबर 1975 को की गई। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम। तो देखो, सूचना के अधिकार के अधिनियम से संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन के निराकरण का सही क्रम, तो सही क्रम पूछा है आवेदन का निराकरण करने के लिए। तो देखिए, ए, बी, सी 3 स्टेटमेंट दिए हैं, उसके अनुसार हम लोग को देखना है। तो आवेदन निर्धारित समय पर निराकृत ना होने पर राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील किया जाएगा। ये तो बात का प्रोसेस हुआ। आवेदक जन सूचना अधिकारी को वांछित सूचना के लिए आवेदन, तो फर्स्ट स्टेप तो यही है। ठीक है, कुछ नहीं, एक लेटर लिखना है जन सूचना अधिकारी के नाम से। ठीक है, अपना जो भी सूचना हम लोग को चाहिए वो लिखना है, 10 रुपए का स्टैम्प चिपकाना है और पोस्ट करना है। ठीक है, तो बी, निर्धारित समय पर जन सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त ना होने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास में आना। तो देखो, बी के बाद में सी के बाद में ए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने किस वित्तीय वर्ष में स्टार्टअप ग्रामीण एंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम की शुरुआत की, जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की सब स्कीम या उप योजना है? तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, स्टार्टअप ग्रामीण एंटरप्रेन्योरशिप कार्यक्रम की शुरुआत की बात यहाँ पर हो रही है। तो ध्यान में रखिएगा, इसकी शुरुआत जो है वर्ष 2016-17 में
की गई है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है, अगेन जो है राष्ट्रीय छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को छत्तीसगढ़ में और किस नाम से जाना जाता है? तो लगभग मेरे ख्याल से एक आध ही कोई होगा जो इसको गलत किया होगा। इसे किस नाम से जाना जाता है? बिहान। अगला, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण तथा जल जीवन मिशन ने किस माह व वर्ष में ग्रामीण वॉश नामक व्हाट्सएप एप्लीकेशन शुरुआत किया है? ठीक है, तो देखो ये करंट से भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान में रखिएगा इसका सही उत्तर क्या है। हाल ही में अप्रैल के महीना में ये जो एप्लीकेशन है ये शुरू किया है, ठीक है ना, तो ध्यान में रखिएगा व्हाट्सएप ग्रुप जो है शुरू किया गया। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जिसमें पीएम उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत कार्ड, सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, ठीक है, अलग अलग मंत्रालयों की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख के सीधा आंसर लगा लोगे कि उज्ज्वला योजना ये गैस सिलेंडर, घरेलू गैस सिलेंडर से है, तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ही इसका, ठीक है, प्रमुख मंत्रालय होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अच्छा इसमें भी आप लोग स्टार मार्क करके रखोगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इसका कोई भी ऑप्शन जो है मैच नहीं कर पाता, ठीक है, यदि इसको जाओगे तो इसका कोई भी ऑप्शन जो है आप लोगों को मैच होता हुआ नहीं दिखेगा, तो इसमें आप लोग स्टार मार्क करते हुए आगे बढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, वर्ष 2014 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा इंदिरा आवास योजना की निष्पादन लेखा परीक्षा के निम्नलिखित निष्कर्ष थे। तो ध्यान में रखिएगा 2014 की बात यहां पर कर रहा है, नियंत्रक एवं, ठीक है, महालेखा परीक्षक, दैट मीन्स CAG जिसको हम लोग बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंदिरा आवास योजना के निष्पादन के क्या निष्कर्ष थे? पहला, मकानों की कमी का आकलन ना किया जाना, ठीक है, लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता की कमी, मकानों की खराब गुणवत्ता, लाभार्थियों को ऋण की अनुपलब्धता और निगरानी का कमजोर तंत्र। तो कहने का मतलब ये चारों ऑप्शन क्या होंगे दोस्तों? इसके सही होंगे, चारों ऑप्शन इसके सही होंगे, तो ध्यान में रखिएगा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। एडीओ के एग्जाम में आए हिंदी क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन वाक्य टॉपिक से आया है, एक से अधिक प्रधान उपवाक्य रहते हैं, इसका सही आंसर है संयुक्त वाक्य में, है ना। जब आप परिभाषा पढ़ेंगे तो मिश्र वाक्य में एक ही प्रधान उपवाक्य होता है और संयुक्त वाक्य में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, जवानी उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। क्या देखो क्या होता है यहाँ पे कि जो एक शब्द है जवान, जवान जो शब्द है, जवान व्यक्ति, जवान शब्द क्या है? ये एक विशेषण शब्द है। कैसा शब्द है? विशेषण। और इस विशेषण शब्द से बना है भाववाचक संज्ञा क्या? जवानी। जवानी क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न को सुमेलित करिए। देखिए, पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, तो पानी ना बरसता तो धान सूख जाता मतलब ये संकेत कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये संकेतार्थक वाक्य हो जाएगा। ईश्वर सबका भला करे मतलब इसमें आप अपनी इच्छा बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? इच्छा बोधक वाक्य हो जाएगा। माता पिता का कहना मानो, ये आज्ञार्थक है। और मनुष्य अन्न खाता है, ये क्या हो जाए? विधानार्थक हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो किसमें मिल रहा है, तो सी का 1 हो रहा है, डी का 3 हो रहा है, ए का 2 और ये डी आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। अपने अपने सेट के हिसाब से आप आंसर लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा सी, अंगुली। ठीक, ये अंगुली है, ये उंगली है, इसमें क्या लगा है? चंद्र बिंदु है। याद रखना जिसमें भी चंद्र बिंदु लगा होता है वो हमेशा कौन सा शब्द होता है? तद्भव शब्द होता है, क्योंकि ये जो चंद्र बिंदु है ये हिंदी में चलता है केवल, संस्कृत में चंद्र बिंदु नहीं अनुस्वार चलता है, ये बात याद रखेंगे, है ना। इकट्ठा, इसका तत्सम एकत्र होता है, ठीक। ये क्या है? ये तद्भव शब्द है और इसका क्या हो जाएगा? इकट्ठा तत्सम हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी, अंगुली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उदाहरणों में से मुहावरों को पहचानिए। तो मुहावरे, अच्छा एक चीज याद रखेंगे आप, मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरों में उसका भावार्थ लिया जाता है, शाब्दिक अर्थ नहीं लिया जाता। और लोकोक्ति मतलब होता है कि लोगों द्वारा कही गई उक्ति, किसी घटना पर लोग जब कोई कहावत कहते हैं
है ना, लोगों द्वारा कही गई उक्ति वो किसी घटना पर आधारित होती है, ठीक। और मुहावरे में हमेशा उसके शाब्दिक अर्थ नहीं, उसके भावार्थ से मतलब होता है। तो इस प्रकार से अगर आप चलेंगे तो देखेंगे आपसे ये जे और के ये दोनों क्या होना चाहिए, मुहावरे, और ये दोनों लोकोक्ति होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जे एंड के हो जाएगा। चलिए, व्यर्थ शब्द में समास निहित है, तो याद रखेंगे व्यर्थ जो वी प्लस अर्थ से बना है, वी प्लस अर्थ से, जिसमें वी क्या है, उपसर्ग है, उपसर्ग है। और उपसर्ग लगा के यदि कोई शब्द बनता है तो उसमें कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजनों के वर्गीय व्यंजनों का सही क्रम क्या है। तो देखो, जो स्पर्श व्यंजन ही वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं, उनका क्रम क्या है, तो क च ट त प ऐसा होता है क्रम। तो इसको जब आप मिलाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ई डी सी बी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, कथन बोल रहा है कि मुंह से पूरा श्वास निकाला जाए तो शुद्ध निर्नुनासिक ध्वनि निकलती। सही बात है। कारण में है, यदि श्वास का कुछ अंश भी नाक से निकाला जाए तो अनुनासिक ध्वनि निकलती है। ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। इसमें स्पष्टीकरण वाला कुछ दिया नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ए और बी, मतलब आपका दोनों कथन और कारण दोनों क्या है, सही है। आंसर हो जाएगा सी। बड़ा सा पेड़ उदाहरण है, तो ये विशेषण शब्द से लिया है, विशेषण के प्रकार में पूछा है, तो कौन सा प्रकार हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण, गुण को बता रहा है क्योंकि बड़ा सा पेड़। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यड़ संधि का उदाहरण है, इसका आंसर है सी। क्या है इसका आंसर, सी। देखो, नयन में क्या है, ने प्लस अन से बना है, ने प्लस अन। ये कौन सी संधि है, ये है आयादी। कौन सी संधि है, आयादी। दूसरी बात, तल्लीन, तत् धन लीन, कौन सी संधि, व्यंजन संधि। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। मात्रानंद, आप देखना जैसे कि मात्राज्ञा, पित्राज्ञा, इस प्रकार के शब्द आपने संधि वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, है ना। एक शब्द होता है मात्राज्ञा, ठीक है, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा। तो आप देखना जैसे शब्दों के ऐसे बीच में क्या आता है, ऐसा त्रा आता है, तो इसमें कौन सी संधि होती है, इनमें यण संधि है। कौन सी संधि है, यण संधि। इसी प्रकार का शब्द क्या है, मात्रानंद। देखो, इसमें दो इस प्रकार से शब्दों को तोड़ो, मातृ प्लस आनंद, ऐसा, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे त्रा आया बीच में, क्योंकि इसमें यण संधि है, तो अगर आप इसको तोड़ेंगे तो ता कैसे टूटेगा, ये ता हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, री, ठीक है। यहाँ पे बाकी शब्द को लिख दो, ये हो गया माँ। इधर आइए, यहाँ पे आ और नंद को अलग कर दीजिए। और संधि को आपको पता है कि संधि में दो वर्णों का मेल होता है, तो वर्णों का मेल कर दीजिए। तो यण संधि कहती है कि जब भी री के साथ कोई भिन्न स्वर आता है तो जो री है वो किसमें बदल जाता है, रा में बदल जाता है, और ये भिन्न स्वर ज्यों का त्यों रहेगा, ज्यों का त्यों रहेगा ये। बाकी को एज इट इज उतार दीजिए, जो बच गए हैं शब्द। यहाँ पे क्या बच गया, है ना, और यहाँ नंद बच गया। अब आप देखो, र के साथ आ मिलेगा तो क्या बनेगा, बड़ा रा बनेगा। इधर क्या आ जाएगा, ऐसा, और यहाँ क्या हो जाएगा, इस प्रकार से। अब हमको मालूम है कि त और र मिलके क्या बनाते हैं, आपको संयुक्त व्यंजन में पढ़ा है ना। संयुक्त व्यंजन में आपको ध्यान होगा कि छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जिसमें त्र किससे मिलके बनता है, त और र से मिलके बनता है। तो यहाँ पे भी तो कुछ ऐसा है कि ये त है और ये र है, तो क्या बनेगा, त्र बनेगा, त्र। तो ये हो जाएगा, और इसमें आ की मात्रा, क्योंकि रा में क्या है, आ की मात्रा है, तो त्र में भी आ की मात्रा, और ये हो जाएगा नंद, मात्रा नंद। तो इस प्रकार से मात्रा नंद में कौन सी संधि है, यण संधि का उदाहरण है ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके हिंदी के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है।